चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे नव प्रभाववाद, और नव प्रभाववाद में हम लोगों ने चार्ल्स सोरा को पढ़ लिया था, जिन्होंने नव प्रभाववाद को जन्म दिया, जिनको हम प्रणेता और जनक के रूप में जानते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को आज की क्लास में सबसे पहले ये सूचना देते हैं कि हम पढ़ाएंगे क्या क्या। तो पहले तो हम पॉल सिन्याक को, जो प्रभाववादी कलाकार हैं, उनको पढ़ाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रभाववाद की भूमिका पढ़ाएंगे। उसी में आपको हम पॉल सिन्याक को पढ़ाने के बाद जो है उसी में हम पाल सेजान को पढ़ाएंगे, यानी जो आपके उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं जिन्होंने प्रभाववाद को जन्म दिया है, उनको पढ़ाएंगे। तो जो लोग क्लास से जुड़े हैं वो क्लास को स्किप ना करें, पूरी क्लास देखने का एक बार प्रयास करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग स्टार्टिंग की क्लास देख के क्लास को स्किप कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि क्लास के अंत तक शायद आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट हो जो आपके काम आ जाए। तो जो लोग क्लास को देखते हैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा निराशा है, वो लोग स्किप भी कर रहे हैं और प्लस जो है क्लास को लाइक नहीं करते। तो क्लास इसलिए लाइक करिए, आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं उन्हें 27 तारीख से बेहतर लाइव क्लास मिलने की भी उम्मीद है। और हम लोग शाम को आपसे 5 साढ़े 5 बजे से हिंदी और ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्लास से जुड़ेंगे और लाइव सेशन करने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही जल्द आपकी क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि 27 तारीख के बाद स्टार्ट होनी है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉल सिन्याक को, और 3 टॉपिक वो पढ़ेंगे, उत्तर प्रभाववाद और पॉल सेजान को। तो प्लीज क्लास में बने रहिए और क्लास को स्किप मत करिए। चलिए, पहले तो हम पॉल सिन्याक को पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाने गए हैं। सोरा के बाद सिन्याक ने नव प्रभाववाद को जो है आगे तक ले गए। सोरा के बाद प्रभाववाद, ठीक है, प्रभाववाद को आगे तक या नेतृत्व करने वाले कलाकार पॉल सिन्याक रहे। यानी सेजा के बाद पॉल सिन्याक ने जो है इस प्रभाववाद का अच्छे से नेतृत्व किया और मेहनती सदस्य के रूप में ये सामने आए। पॉल सिन्याक का परिचय सोरा ने 1884 में स्वतंत्र कलाकारों की प्रदर्शनी में हुआ था। यानी जो पॉल सिन्याक, ठीक है, इनकी जो है सोरा से जो भेंट हुई थी, सोरा से 1884 में 1884 में एक स्वतंत्र प्रदर्शनी में भेंट हुई या मुलाकात हुई। यानी दोनों कलाकारों का परिचय कब हुआ? एक स्वतंत्र जो है प्रदर्शनी हो रही थी, उसी प्रदर्शनी के दौरान इन दोनों का जो है आपस में जो है सहयोग या मिलन हुआ, या एक तरीके से भेंट हुई। तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो आप लोग जो है हम लोगों के लिए एक काम करें कि आप लोग स्टेटस में लगा दें। जो बच्चे फ्री क्लासेस देख के अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लासों से कुछ सहयोग प्राप्त कर सके। देखिए, बहुत सी क्लासें विजुअल आर्ट करके क्लासेस चल रही हैं, देखा है मैंने भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस करते हैं क्वेश्चन सीरीज को पढ़ाना। क्वेश्चन सीरीज पढ़ाना अच्छी बात है पेपर की दृष्टि से, लेकिन जब अगर हमारे पास समय है तो हमें पूर्ण ज्ञान भी लेना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हमारे जो है डीप पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि रटे रटाए क्वेश्चन ही पूछ ली जाए, खोज किसने की, क्या है क्या नहीं। हो सकता है पूछ ले किस गांव में उनका जन्म हुआ था, पिता क्या करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। इसी दृष्टि से थोड़ा सा उनकी जीवनी के आधार पर पढ़ना जरूरी है, उसी आधार पर ये क्लासें चलाई जा रही हैं। सिन्याक ने 1889 में 1889 में, ठीक है, 1889 में दिलाक्रा तथा नव प्रभाववाद प्रकाशित एक पुस्तक को प्रकाशित किया। 1889 में दिलाक्रा नव प्रभाववाद
नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है, क्या की? एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की। किसने? सिन्याक जी ने। सिन्याक ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी। कब की थी? 1889 ईस्वी में द्रलाखा का नौ प्रभाव नाम से इन्होंने प्रकाशित की। और 1908 से लेकर 26 साल तक, यानी 1908 से लेकर 26 साल तक, सब 26 साल तक ये जो है सुसिए सुसिएते सुसुएते, कभी कभी ऐसे नाम होते हैं, सुसिएते द, ठीक है, सुसिएते द अंदे पांदा, अंदे पांदा, इसका हम शुरू से नाम ले रहे हैं। अंदे पांदा के अध्यक्ष रहे। क्या रहे? अध्यक्ष रहे। यानी इन्होंने अध्यक्ष पद पर काम किया। कहाँ पे? सुसियत द अंतेपादा, ये एक संस्था थी। 1908 में इन्होंने ज्वाइन किया था और 26 वर्ष तक यहाँ इन्होंने सेवाएं दी। सिन्याक की अंकन पद्धति 16 से अधिक स्वच्छंद और मुक्त थी। जो सिन्याक की अंकन पद्धति थी वो 16 से स्वच्छंद व स्वतंत्र थी। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र रूप से चित्रण करना प्रारंभ किया था और इन्होंने सबसे ज्यादा प्राकृतिक दृश्य बनाए हैं। ठीक है, इनका रुझान किसमें था? प्राकृतिक दृश्यों को बनाने में था और अत्यधिक चित्रण इसी का किया है। चलिए, तो ये पाल सिन्याक थे। इनकी बहुत ज्यादा रचना नहीं मिलती, लेकिन पाल सिन्याक को इसलिए हमने पढ़ाया है, हो सकता है पूछ ले आपसे कि सोरा के साथ और कौन से चित्रकार ने प्रभाववाद में कार्य किया है या प्रभाववाद से जुड़े रहे हैं, तो पाल सिन्याक जो है प्रभाववाद से जुड़े रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज उत्तर प्रभाववाद। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रभाववाद पढ़ेंगे। यानी उत्तर प्रभाववाद का जन्म क्यों हुआ? जब प्रभाववाद आ ही चुका था तो उसके बाद नव प्रभाववाद आया, लेकिन फिर भी अगर संतुष्टि कलाकारों की नहीं हुई, तब उन्होंने क्या किया? एक नए वाद को फिर से जन्म दिया। वो था आपका उत्तर प्रभाववाद। और उत्तर प्रभाववाद में देखा जाए तो इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। और 1986 से 1905 तक की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर कुछ कलाकारों ने इस वाद को जन्म दिया। ठीक है, इस वाद को जन्म दिया और चित्रकारों की ये एक नई खोज बनकर सामने आई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर प्रभाववाद। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर प्रभाववाद। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर से लिख दिया। क्या कहते हैं? उत्तर प्रभाववाद कहते हैं। ठीक है, चित्रकार कौन कौन से थे जिन्होंने इसको जन्म देने के लिए उचित समझा? यानी क्या कारण था जो इससे असंतुष्ट होकर किन चित्रकारों ने इस वाद को जन्म दिया? तो उत्तर प्रभाववाद को जन्म देने वाले चित्रकारों को पढ़ेंगे। चित्रकार कौन थे जो असंतुष्ट थे? तो वो थे आपके, पहले तो है सोरा सेजान। ठीक है, वागोगुआ, गोंग लिख लीजिए या वांगो लिख लीजिए, गोंगुआ,
ठीक है। गोंगवा आदि जो कला समीक्षक व कला चित्रकार थे, इन्होंने जन्म दिया किसको, एक नए वाद को, नई शैली को, नई दिशा को, नई सोच को। वो था आपका उत्तर प्रभाववाद। क्या था? वो था आपका उत्तर प्रभाववाद। कला समीक्षक जो वांगो सेजा, और आपके दिमाग में होगा जॉर्ज सोरा को हम लोगों ने प्रभाववाद में पढ़ा है, तो जॉर्ज सोरा कहीं ना कहीं उत्तर प्रभाववाद में भी इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है सेजान के साथ रहकर, लेकिन जो है सेजान की कला से ही उत्तर प्रभाववाद को जन्म मिला था। सोरा जो थे वो इन्हीं की कला को इन्होंने जो है और असंतुष्ट होकर और अलग रूप में नैसर्गिक वातावरण में नई सोच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। चलिए, तो सेजान की कला में क्या दिखाई देता था, अब हम बात करेंगे हमें इन चित्रकारों की कलाओं में क्या क्या दिखाई देता था। तो सेजान की कला में धनवाद का परिपेक्ष दिखाई देता था, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, परिपेक्ष दिखाई या परिपेक्ष से प्रभावित थे, ऐसा लिख लीजिए। का धनवाद का प्रभाव था, ऐसा लिख लीजिए। धनवाद का प्रभाव था, इसी से इन्होंने प्रभावित होकर कार्य किया। इसके बाद वांगोंग की कला में हमें अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई देता है। और गोंगवा की कला में देखिए, लिखते जाइए, बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। गोंगवा की कला में फाववाद का जन्म हुआ। गोंगवा की कला में फाववाद का जन्म हुआ। फाववाद को हम लोग जंगलवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो सेंजवा, वांगवा और गोंगवा यानी सेजान या पॉल सेजान की कला में हमें घनवाद का परिप्रेक्ष्य दिखाई दिया, यानी हमें दिखने लगा था, घनवाद का रूप दिखने लगा था। और इसी तरह वांगवा की कला में अभिव्यंजनावाद के दर्शन हुए और गोंगवा की कला में हमें जो है घनवाद यानी फाववाद का जन्म दिखाई देने लगा था। हालांकि ये सब वाद अभी आगे जन्म लेंगे इस प्रभाववाद के बाद, लेकिन झलक हम लोगों को यही पाल सेजान और वांगो और गोंगवा की कला में दिखाई देना स्पष्ट हो गई थी। ये चित्रकार जो थे, ये विषय जनित भावनाओं के अनुसार विषय वस्तु के उस विवरित रूप को देखकर चित्रित करना या अपनी भावनाओं को रंग की संगति से प्रस्तुत करने की सहायता से आंतरिक अनुभूति व चित्र दर्शन करवाते थे। यानी जो ये कलाकार थे, इनका विषय क्या था, क्यों इस वाद को इन्होंने जन्म दिया और विषय के रूप में इसे चित्रित किया। तो देखिए, जो विषय यानी ऐसे कर लीजिए, विषय वस्तु जनित जो भावनाएं थी उनके अनुसार वस्तुओं को विवरित रूप देकर ठीक है, विवरित रूप देकर अपनी आंतरिक अनुभूति को चित्र के माध्यम से दर्शन कराएं। ठीक है, तो यहाँ के जो कलाकारों ने इस वाद को जन्म दिया था, उनका जो मुख्य विषय था वो जो भावनाएं थी और अंतर्जनित यानी जो आंतरिक अनुभूति थी उसको प्रस्तुत करना था। क्योंकि प्रभाववाद में उन्होंने क्या किया था, वातावरण को अपना आधार और बाह्य रूप को ही चित्रित करना प्रारंभ किया था। लेकिन जो आपके सेजान जी हैं, पॉल सेजान, ये असंतुष्ट थे और इनको ये लगा कि
सब कुछ बाह्य वातावरण और बाहरी चीज ही नहीं है, आखिर हमारी आंतरिक भावनाएं और आंतरिक भाव भी हैं जिन्हें हमें प्रदर्शित करना चाहिए। इसीलिए इस नएवाद उत्तर प्रभाववाद का जन्म होता है। बाह्य सौंदर्य के कारण आंतरिक जो इनकी मौलिकता का सृजन का आनंद था वो नहीं मिलता था इनको, इसलिए इन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं को चित्रित करने की या पूर्ति के कारण उसको जो है इस वाद को जन्म दिया। वो कहलाया आपका क्या? उत्तर प्रभाववाद। क्या कहलाया? उत्तर प्रभाववाद। इसको याद करने का जरूर आप लोग प्रयास करिएगा। कभी कभी अंतर लिख के पूछ लेता है या कभी कभी पूछ लेता है उत्तर प्रभाववादियों की मनोदशा क्या थी, इस बात को जन्म देने का कारण क्या था, ऐसा पूछ लेता है। चलिए, इसके बाद जबकि उत्तर प्रभाववाद की जो प्रमुख प्रणेताएं आंतरिक भावनाएं थी वो तर्क शुद्ध थी, उनका विश्लेषण नहीं मिल पाता था। ठीक है, इसके बाद ये थी उत्तर प्रभाववाद की जो भूमिका थी, क्यों जन्म दिया और किन कलाकारों ने दिया था और किन किन वादों का हमें किन किन कलाकारों में समावेश दिखाई देता है, उसकी चर्चा की है। अब आगे हम बढ़ेंगे इस उत्तर प्रभाववाद के जनक को पढ़ने के लिए। किसको पढ़ेंगे? पॉल सेजान को। तो आप लोग इसको रब कर लीजिए। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, एक नए आर्टिस्ट उत्तर प्रभाववाद में पढ़ेंगे। और आज क्लास हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ी लंबी क्लास रही हो, लेकिन क्लास को स्किप मत करिए, पूरा सुनने का प्रयास करिए। ये मेरी बहुत बड़ी मेहनत है। हालांकि यूरोपियन कला पढ़ाना कोई पसंद नहीं करता, क्वेश्चन आंसर बस कॉपी किए, पेस्ट किया और पढ़ा दिया। तो ये सभी आर्टिस्ट कहे या फिर कला को पढ़ने वाले जो शिक्षक हैं उनको भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये परिवेश लेना चाहिए पढ़ाने का, ताकि बच्चे जो हैं थोड़ी सी थ्योरी के साथ बढ़ें, जिसका अब धीरे धीरे समापन ही हो रहा है। मेरी आपसे एक निवेदन है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब हम लोग उत्तर प्रभाववाद में पॉल सेजान को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? पॉल सेजान को। पॉल सेजान का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो पॉल सेजान का जन्म 1839 में हुआ था, 1839 में, और इनकी मृत्यु जो है 1906 में हो गई थी। ठीक है, 1906 में हो गई थी। पॉल सेजान को हम लोग जो है उत्तर प्रभाववाद का जनक कहते हैं। जनक, प्रणेता, पिता। ठीक है, ऐसा लिख के आ जाए तो जनक, प्रणेता और पिता के रूप में पॉल सेजान को जानते हैं। ठीक है, इनका जन्म 19 जनवरी 1839 को 19 जनवरी 1839 को कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था एक्सा प्रोविंस फ्रांस में। एक्सा प्रोविंस फ्रांस में। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ? तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सेजान ने भौतिक सृष्टि की हर वस्तु को आकार, सौंदर्य की आंतरिक स्थायी दर्शन कराए। यानी इनकी जो विशेषता थी पॉल सेजान की, सेजा ने, ठीक है, सेजा ने क्या किया था? इन्होंने जो है भौतिक सृष्टि की हर वस्तु, भौतिक सृष्टि की हर वस्तु, ठीक है, हर वस्तु को हर वस्तु के आकार, सौंदर्य के हर वस्तु के आकार, सौंदर्य के आंतरिक ठीक है, आंतरिक स्थायी दर्शन, आंतरिक स्थायी दर्शन कराए। यानी कि वही भावना वाली बात आ गई कि जो भौतिक सृष्टि है उसमें जो वस्तु या आकार या सौंदर्य हमें देखने को मिलता है, तो पॉल सेजान का उद्देश्य था कि वो जो है आंतरिक स्थायी
जो सौंदर्य है उसके अंदर, जो आंतरिक रूप से विद्यमान है, उसके ये दर्शन हमें कराएं। इन्होंने अपनी कृतियों में इस चीज का विशेष ध्यान रखा है और उसी के आधार पर इनका चित्रण भी किया है। सेजान की चित्रित वस्तुएं व मानव आकृतियां, सेजान की चित्रित विषय वस्तु व मानव आकृतियां, ठीक है, मानव आकृतियां कैसी थी? तो मानव आकृतियों में ज्यामिति, ज्यामिति, क्षेत्र, हाँ ज्यामिति आकार होते थे, ज्यामिति या ज्यामितीता के साथ साथ, ठीक है, ज्यामितीता के साथ साथ स्वाभाविक स्वाभाविक रूप के दर्शन होते थे। देखिए ये लाइन का अर्थ ये है कि जब पाल सेजान ने, इन्होंने जब चित्रण किया और इनकी जो मानव आकृतियां थी और विषय वस्तु आकृतियां थी, उनमें ज्यामितीय रूप होते होते हुए भी उनमें स्वाभाविकता के दर्शन होते थे। स्वाभाविकता का मतलब होते स्वाभाविक, यानी अपने भावना वाले रूप में वो विद्वान हमें दिखाई देती थी, जबकि ज्यामितीय आकार होने से वो टेढ़ेपन और विचलता का आनंद नहीं प्रस्तुत करती थी, जबकि क्या दिखाई देता था? स्वाभाविक रूप दिखाई देता था, जो कि हमें पॉल सेजान की तो दिखाई देती है, लेकिन जॉर्ज सोरा की कलाओं में नहीं दिखाई देती। उन्होंने वस्तु जनित चित्रण उन्होंने भी किया है पूर्व में नौ प्रभाववाद में, लेकिन ठोसपन दिखाई देता है। ठीक है, सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरिक आकार को, ठीक है, अब एक नोट करके लिख लीजिए, सेजान की कला में, ठीक है, सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकार, पाए जाने वाले रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित रूपांतरित ठीक है, रूपांतरित आकार, ठीक, या रूपांतरित आकार को एक दार्शनिक थे रोजर फ्राई, रोजर फ्राई, रोजर फ्राई ने, रोजर फ्राई ने क्या कहा है? तो रोजर फ्राई ने कहा है लचीला आकार नाम दिया। रोजर फ्राई ने लचीला आकार नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए नेट के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अंदर से पूछता है और आपसे ये पूछ सकता है कि सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकारों को रोजर फ्राई ने क्या कहा था? ठीक है, तो क्या कहा था? लचीला आकार नाम दिया था। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में था, भौतिक चीजें थी, और आगे देखते हैं और भी इनके जीवन से संबंधित घटनाओं के साथ साथ इनकी रचनाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सेजान के बारे में। उत्तर प्रभाववाद में 20वीं सदी में क्रांति लाने का श्रेय भी किसे जाता है? तो उत्तर प्रभाववाद में 20वीं सदी की क्रांति लाने का श्रेय सेजान जी को जाता है। ठीक है, यानी 20वीं सदी की जो आपके सामने क्रांति हुई, और वो क्रांति थी उत्तर प्रभाववाद की, और इसे जो श्रेय प्राप्त होता है वो सेजान की कला के द्वारा। इसी कारण पाल सेजान को हम लोग क्या कहते हैं? इसी कारण पॉल सेजान को आधुनिक
कला का जनक, प्रणेता या पिता कहा जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, यानी जो ये क्रांति लेके आए थे, इसी क्रांति के कारण पाल सेजान को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक जगत का प्रणेता या जनक कहते हैं। सेजान ने आधुनिक कला की नींव घनवाद के प्रणयन से शुरू की थी। मैंने बताया था कि इनकी कला में हमें क्या दिखाई देता है, घनवाद दिखाई देता है, और उसी की प्रणया से इन्होंने इस आधुनिक कला जगत की नींव रखी। सेजान का मानना था कि सेजान का मानना था कि सेजान का मानना था कि ठीक है, सेजान का क्या मानना था, सेजान का मानना था कि रंग आकारों को सामर्थ्य देने का कार्य करते हैं। रंग आकार को सामर्थ्य देने का सामर्थ्य कभी कभी हो जाता है, क्या देने का कार्य करते हैं, हाँ, सामर्थ्य देने का सामर्थ्य देने का कार्य करते हैं। ठीक है, सामर्थ्य देने का कार्य करते हैं। उनका विश्वास था कि आकारों में स्पष्ट रेखाएं अपेक्षा सबसे योग्य क्या है। तो इन्होंने माना कि रंग आकारों को सामर्थ्य देने का कार्य करता है, लेकिन रेखा नहीं। ऐसे लिखिए, क्यों नहीं, क्योंकि इनका मानना था कि आकारों को स्पष्ट ढंग रंगों के द्वारा ही दिया जा सकता है। आकारों को स्पष्ट ढंग रंग के माध्यम से दिया जा सकता है। तो इनके आधार से भी रंग मूल माध्यम थे, और इन्होंने आगे चल के थोड़ा सा कार्य भी प्रभाववाद में ही किया और रंगों को ही आधार माना, और धीरे धीरे जब ये प्रभाववाद में ही काम करने लगे थे, तो इनकी कला में हमें जो है रंगों में चमकता दिखाई देने लगी थी, जिसके कारण इन्हें फिर अपने कार्य में बदलाव करना पड़ा, और उत्तर प्रभाववाद में इन्होंने जो है आकृति और उनकी भावनाओं पे विशेष कार्य करते हुए इस बात में कार्य किया। सेजान के आरंभिक चित्रण पद्धति की बात करेंगे। सेजान के आरंभ चित्र में, या जो आरंभ में इन्होंने चित्र कार्य किया है उसकी बात कर रहे हैं, तो आरंभ के चित्र में इन्होंने जो है रंग पद्धति को स्वच्छंद व रोमांसवादी, रंग पद्धति को स्वच्छंद व रोमांसवादी रूप में चित्रित किया, जो कि उनके चित्र कौन कौन से हैं, तो उनका चित्र है आशिया आन परेरा का व्यक्ति चित्र, आशिया आन परेरा का व्यक्ति चित्र, और दूसरा चित्र था, इनका दूसरा चित्र है काली घड़ी, काली घड़ी। याद रखिएगा, ब्लैक वॉच किसकी है, लिख लीजिए, ब्लैक वॉच किसकी पेंटिंग है, तो पॉल सेजान की है। और आशियान आन परेरा का एक व्यक्ति चित्र उन्होंने बनाया था, जिसमें इनके रंग का जो है स्वच्छंद रूप दिखाई देता है, और गहरे रंगों का अत्यधिक प्रवेश किया था। यहीं पे लिख लीजिए, गहरे रंगों का अत्यधिक प्रयोग था। ठीक है, इनके ये दो चित्रों में अत्यधिक प्रयोग था। ठीक, तो ये थे पॉल सेजान, और आगे भी इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इनकी कुछ कृतियां हैं जो इन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए हैं, उनके बारे में आगे बढ़ते हुए
बढ़ेंगे। तो ये था इनका शुरुआती दौर। इन्होंने जो ये 2 चित्र बनाए, ब्लैक वॉच बहुत ज्यादा पूछ लेता है किसका है, काली घड़ी, तो ये पॉल सेजान की है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं और नई क्रांति आधुनिक जगत में यही लेकर आए थे, इसलिए आधुनिक जगत का जनक पिता भी हम इन्हीं को कहते हैं। ठीक, किस कला में? यूरोपियन कला में, इंडियन में मत कर दीजिएगा। इसके बाद पॉल सेजान कुछ समय बाद ठीक है, कुछ समय के बाद इन्होंने प्रकृति चित्रण बनाया, प्रकृति चित्रण बनाया। ठीक, प्रकृति चित्रण बनाया, उसमें मोटी परतों के रंग लगाए, मोटी रंगों की परत लगाई। ठीक है, कैसी लगाई? तो मोटी रंगों की परत लगाई और ये प्रभाववाद में बनाया था, यानी प्रभाववाद से प्रभावित होकर इन्होंने शुरुआती दौर में बनाया था, जिसमें रंगों की मोटी परत लगाई। और 1847 ईस्वी में 1847 ईस्वी में प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी में इनका चित्र प्रस्तुत किया गया। तो इन्होंने कैसा बनाया था? प्रकृति चित्र बनाया था और मोटी रंग पद्धति का प्रयोग किया था, जो कि प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी में प्रभावित किया गया था। कला समीक्षकों ने इनकी बहुत समीक्षा की और इन्हें समीक्षा, यानी जो कला समीक्षक थे, कला समीक्षक ने या कला समीक्षकों ने इन्हें क्या कहा? इन्हें पिस्तौल कलाकार कहकर बुलाया, या पिस्तौल कलाकार कहकर क्या? पिस्तौल कलाकार नाम दिया, ये लिख लीजिए। तो अब आपसे पूछ ले, पिस्तौल कलाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? तो पिस्तौल कलाकार के रूप में आपके जो कलाकार जाने जाते थे वो थे आपके पॉल सेजान, दोनों पॉल हैं तो हो जाता है कंफ्यूजन। तो किसको कहा गया था पिस्तौल कलाकार? तो पॉल सेजान को हम लोग पिस्तौल कलाकार के रूप में भी जानते हैं। कारण था कि इन्होंने जो प्रदर्शनी में अपना चित्र प्रदर्शित किया था उसी की समीक्षा करते हुए समीक्षकों ने इन्हें एक नाम दिया। इसके बाद इन्होंने एडवर्ड माने की, यानी कुछ समय बाद इन्होंने एडवर्ड लिख जाता है या एडवर्ड माने या जो भी आ जाए, तो एडवर्ड माने के चित्र ओलंपिया की प्रतिक्रिया के रूप में एक चित्र बनाया उन्हीं की प्रतिक्रिया में अपना, और वो चित्र था आधुनिक ओलंपिया। किस नाम से बनाया? आधुनिक ओलंपिया। अगर आपसे पूछ ले आधुनिक ओलंपिया के चित्रकार कौन है, तो आपके वो सही होंगे पॉल सेजान, जो कि इन्होंने इसकी माने की ओलंपिया की प्रतिक्रिया के आधार के रूप में बनाया था। और इन्होंने किस माध्यम में बनाया? तो कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया। किस माध्यम में? तैल माध्यम में बनाया। वर्तमान में ये सुरक्षित कहाँ है? तो ऐसे हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। वर्तमान में ये सुरक्षित है आपका म्यूसी दा ऑरसाय पेरिस में।
ठीक है, यहाँ पर यह चित्र इनका सुरक्षित है। तो आधुनिक ओलंपिया पिस्तौल कलाकार के रूप में कौन जाने गए, तो आपके जो है पॉल सेजान जाने गए, और पॉल सेजान को हम लोग पिस्तौल कलाकार भी कहते हैं। और इनके साथ साथ इन्होंने आधुनिक ओलंपिया नामक चित्र का भी निर्माण किया, जो कि माने की प्रतिक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया था। तो ये थे थोड़ी सी इनके बारे में, इनकी शुरुआती दौर के बारे में। आगे और भी बात करते हैं। इन्होंने कुछ श्रेष्ठ चित्र बनाए हैं जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और क्लास को एक दूसरे को शेयर भी करते रहें। देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा क्लास का प्रचार नहीं करते कि बार बार एक ही चीज करें, है ना। लाइव कमेंट देखते रहो। क्लास 15 मिनट की है, कमेंट 2 घंटे के हैं, बच्चे लगे हैं बैठे हैं कि अब क्या पढ़ाएंगे अब क्या पढ़ाएंगे। तो आप लोग ज्यादातर प्रचार प्रसार इस क्लास में नहीं देखेंगे। कोशिश हमारी यही है कि आप लोग टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ें, प्रचार प्रसार को नहीं। प्रचार प्रसार तो आप हमारा खुद का माध्यम हो ही। चलिए, इसके बाद इनका एक प्रसिद्ध चित्र था, बहुत प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध चित्र। क्लास को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। तो ठीक है, इनका प्रसिद्ध चित्र है 1894 से 1895 तक बनाया। 1894 से 1895 तक में बना, यानी उसी के मध्य में ये कार्य करते रहे। ये चित्र इनका था इनका प्रसिद्ध चित्र था ताश खेलने वाले, ताश खेलने वाले। बहुत पूछा जाता है ताश खेलने वाले किसका चित्र है, द कार्ड प्लेयर्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द कार्ड प्लेयर्स। ठीक है, क्या है, द कार्ड प्लेयर, एक मिनट, द कार्ड प्लेयर। ठीक है, द कार्ड प्लेयर्स इनका प्रसिद्ध चित्र है। और ये किस माध्यम में बनाया था, तो कैनवास पर, कैनवास पर तैल माध्यम से। ठीक है, वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है, वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है, शॉर्ट में लिख लीजिए। तो ओरसाया, ऐसे लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, म्यूशी द ओरसाया पेरिस में यह सुरक्षित। तो आपसे पूछेगा कि प्लेयर्स यानी कार्ड प्लेयर्स या ताश खेलने वाला चित्र किसका है, तो पॉल सेजान का। तो सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। 2011 में, ठीक है, 2011 में यह जो है नीलामी के दौरान, नीलामी के दौरान, ठीक है, इसकी चित्र की नीलामी हुई। नीलामी के दौरान 205 मिलियन में यह चित्र नीलाम हुआ। और इसको खरीदा किसने था, तो ये कतर के एक शाही परिवार ने खरीदा। ठीक है, इस चित्र को किसने खरीदा था, तो 2011 में इसकी नीलामी हुई थी। याद रखिएगा 250 मिलियन में हुई थी। और खरीदने वाला कतर का एक परिवार था, जो कि अगर देखा जाए तो सबसे महंगी बिकने वाली कृति थी। क्योंकि जब यह कृति 2011 में बिकी थी तो इसे माना जाता था कि ये जो है दुनिया की तीसरी सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग है। तो 1894 से 1895 के मध्य में इन्होंने द कार्ड प्लेयर बनाया, जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध चित्र थे। इसके बाद इनका एक अन्य बहुत पूछा जाने वाला चित्र है, वो है आपके सामने स्नान मग्न युवतियां, जो कि इन्होंने बनाया था 1898 से 1905 में। ठीक है, 1898 से 1905 के मध्य में यह चित्र बनाया था। ये था स्नान मग्ना युवतियां। ठीक है, स्नान मग्न युवतियां इन्होंने बनाया था कैनवास पर तैल माध्यम से, कैनवास पर तैल माध्यम से। ठीक है, वर्तमान में है कहाँ, सुरक्षित कहाँ है, उसकी बात करेंगे।
तो वर्तमान में ये जो है फिलाडेल्फिया म्यूजियम में रखा हुआ है। फिलाडेल्फिया म्यूजियम में यह सुरक्षित है। ठीक है, ये कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में, ठीक है, यूएसए में सुरक्षित है। तो ये इनका स्नानमग्न युवतियां जो कि कैनवास तैल माध्यम में फिलाडेल्फिया म्यूजियम यूएसए में सुरक्षित है और बहुत प्रसिद्ध है। तैल माध्यम में बनाया था, कैनवास पर बनाया। इसके बाद इनके कुछ थोड़े से अन्य चित्रों की बात करेंगे जो इनके फेमस चित्र थे, मैंने थ्योरी के अंतर्गत पढ़ाए हैं। समय जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सुरक्षित कहाँ है, ठीक। स्नानमग्न युवतियां, स्थान स्थल भी याद रखिएगा किसका है, ठीक है। चलिए अन्य चित्र, ठीक है। अन्य चित्र में है आपका, इन्होंने बनाया था वेल्यू का मोंट सेंट विक्टोरिया दृश्य, ठीक है। क्या है? वेल्यू का मोंट सेंट विक्टोरिया दृश्य, ये कम पूछा जाता है, लेकिन होता क्या है कि डीप जब पढ़े तो हर एक चीज को एक नजर से जरूर पढ़े। इसके बाद इनका फेमस है चाचा डोमिनिक का व्यक्ति चित्र, ठीक। इनका नेक्स्ट चित्र है आपका फांसी दिए गए मकान का व्यक्ति चित्र, फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान। और एक लास्ट चित्र इनका है बीड़ी या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी या सिगरेट पीने वाला। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पॉल सिग्नाक और पॉल सेजान और उत्तर प्रभाववाद को पढ़ा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से कहें या आपके पैटर्न को पूरी तरह से पढ़ने का एक प्रयास या पढ़ाने का प्रयास है मेरा। कोशिश करिए क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, लाइक अगर एक आप देते हैं तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल की क्लास में हम लोगों का टॉपिक होगा विसेंट वॉन गॉग को पढ़ेंगे, उसी के साथ हो सकता है तो नेक्स्ट आर्टिस्ट को भी कल की क्लास में पढ़ लेंगे। और जो इसके बाद की एक क्लास रहेगी वो तीनों यानी प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद को एक नई मतलब परीक्षा की दृष्टि से एक ही क्लास में समेट कर मतलब छोटा करके उसे इम्पोर्टेंट लेकर एक क्लास आपके लिए बनाई जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी। कोशिश रहेगी कि वो आपको बहुत अच्छी लगे। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।